नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो दुनिया के और किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर स्टेट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सके। यानी स्टेट्स के पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और एक सेंटर में अलग से जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो होता ही है, जिससे वो अपने स्टेट के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दे सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट्स के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर हम दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे स्टेट्स के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में हर स्टेट के पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इंडिया के अंदर अंडर आर्टिकल 155 गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर स्टेट्स के गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये गवर्नर अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है। वहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल यूएस में गवर्नर इलेक्टेड होते हैं, यानी गवर्नर को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 चीज़ें आती हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस के लोगों को सेंटर अपॉइंट करती है। ये सेंटर द्वारा ही रिक्रूटेड होते हैं, सेंटर द्वारा ही ट्रेन होते हैं और ये सेंटर की ही डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंदर रहते हैं। लेकिन यूएस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू स्टेट बाय सेंटर। Center can issue administrative directions for the maintenance of railway properties and means of communications। यानी अगर सेंटर स्टेट से कहता है कि आपको रेलवे प्रॉपर्टीज़ को या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, लेकिन किसी भी वजह से अगर स्टेट रेलवे प्रॉपर्टीज़ या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकती। Under Article 365, it shall be held that the state government cannot be run as per the provisions of the Constitution. Such a state government shall be dismissed under Article 356. और फिर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और फिर वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया इज कॉमन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। स्टेट का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, जबकि इलेक्शन कमीशन ही स्टेट और सेंटर दोनों का इलेक्शन करवाता है। यानी चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो या फिर जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका इलेक्शन हो, सभी का इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। लेकिन यूएस के अंदर देयर आर सेपरेट इलेक्शन मशीनरीज फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। यूएस के अंदर स्टेट का इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन करवाने के लिए अलग अलग इलेक्शन मशीनरीज हैं, लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट और सेंटर दोनों का इलेक्शन कॉमन इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। मोस्टली जिन कंट्रीज में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी एक तो पूरी कंट्री की सिटीजनशिप और दूसरी उस कंट्री के स्टेट्स में रहने वाले लोगों की एक स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है। लेकिन इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर हम सब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स हैं। हमें सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिली हुई है, वो है भारत की। यानी इंडिया के अंदर कोई भी इंसान इंडिया के किसी भी स्टेट में पैदा हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप ही मिलेगी, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप मिलेगी। हम सब इंडिया के सिटीजन हैं। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति राजस्थान में आएगा तो भी उसके पास सेम राइट्स होंगे, और यदि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाएगा तो भी उसके पास सेम ही राइट्स होंगे। यानी हम सब के पास एक ही सिटीजनशिप है जो है भारत की। अब आगे बात करते हैं। इंडिया के अंदर नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट बिना स्टेट का कंसेंट लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम बिना स्टेट से पूछे चेंज कर सकती है, या स्टेट की बाउंड्री में भी कुछ चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट्स को जोड़ के एक नया स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट में से
कोई छोटा सा रीजन निकाल के दूसरा स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें दूसरी कंट्रीज़ की जहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, वहाँ पर स्टेट से बिना पूछे 1 इंच भी चेंज नहीं किया जा सकता। यूएस में स्टेट्स राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय राज्यसभा। यानी अगर राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 कोई बिल पास करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, देन पार्लियामेंट को न्यू वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी ही होंगी। तो ये थे डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू स्टेट बाय सेंटर, integrated election machinery, single citizenship, states are destructible, formation of new all India services by राज्य सभा। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।